मॉलिक्यूल्स जो है क्रिएट करता है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। तो उसकी हम बात करेंगे। सो लेट अस जस्ट टेक दिस प्रोसेस, आई मीन द साइकिल, C4 साइकिल की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको C4 साइकिल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे हम उतने की ही बात करते हैं। C4 साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है इट इज अ 4 कार्बन का कंपाउंड, यस। और ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड है ये कौन सा था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यस। कौन सा था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जबकि C3 प्लांट्स के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, करेक्ट। कमिंग बैक टू दिस ओवर हियर, C4 साइकिल में मैंने और क्या पॉइंट्स आपको बताए थे जो अब आप यहाँ पर समझेंगे। C4 प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है, यानी खाना बनाने वाला जो पाथवे होगा वो C3 ही होगा। मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इज C3 पाथवे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हमने बोला कल कि प्लांट्स 2 तरह के होते हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के अंदर तो C3 वाला पाथवे ही चलता है जो हमने प्रीवियस वाली क्लास में डिस्कस किया, करेक्ट है, जिसकी 6 टर्न्स होती थी, 6 टर्न्स होती थी केल्विन साइकिल की या C3 साइकिल की, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनता था। यहाँ पर C4 प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ है तो C4 प्लांट्स पर इनमें भी जो खाना है वो इसी पाथवे से जो है वो बनेगा, यानी C3 पाथवे से ही फूड का सिंथेसिस होने वाला है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि डिफरेंस क्या है फिर। अगर मेन बायोसिंथेटिक पाथवे C3 पाथवे ही है, खाना C3 साइकिल से ही बनना है, तो अलग क्या है यहाँ पर, राइट। एंड कल की क्लास में मैंने आपको C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो यू रिमेंबर C4 प्लांट्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपसे कहा था यहाँ पर 4 को याद रखना, 4 से ही इसका निमोनिक है मैप्स, राइट। जहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मेज, ठीक है, जहाँ पर M का मतलब क्या है? मेज है, ठीक है। A मीन्स एमरांथस, P स्टैंड्स फॉर पर्ल मिलेट, S से 2 हैं हमारे पास, सोरघम एंड शुगर केन। तो ये मैंने आपको इस तरीके से इन द प्रीवियस क्लास एग्जाम्पल्स लर्न करवाई थी C4 प्लांट्स की। C4 में 4 आता है तो मैप्स 4 अक्षर का है, आपने ऐसे याद करना है। C3 प्लांट्स मैंने कैसे लर्न करवाए थे आपको? फ्रॉम अ प्लेट, प्लेट में व्हीट है, राइस है, टमाटो है। व्हीट, राइस एंड टमेटो फिल्स टमी एंड बेली। टमी स्टैंड्स फॉर टमेटो, बेली स्टैंड्स फॉर बेल पेपर। तो मैंने इस तरीके से व्हीट, राइस, टमेटो, राइस, बेल पेपर, ये मैंने इस तरीके से आपको क्या सिखाए थे? C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। तो आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी यहाँ से MCQ आएगा आप बहुत ही ईजिली उसको कवर अप कर पाएंगे। कमिंग बैक टू दिस ओवर हियर, अब ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इधर। अब C4 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो आपने जान लिया, पर यहाँ पर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? यानी कि C4 साइकिल में एटमॉस्फेयर से या एयर से जब CO2 आ रही है वो किसके साथ में बाइंड हुई कि जो आगे आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो ये बन रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो आपने याद रखना है ये जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इट इज योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये है हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। एंड इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम कहलाता है पेप कार्बोक्सिलेज। पेप या मीन्स फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट
कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है और ये है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, पीईपी भी बोल देते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसके प्रेजेंस में ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन अंडरगो हो रही है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये बन रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। आगे की साइकिल अब हमें समझनी है और हमको ये भी समझना है अलग क्या है यहाँ पर, यानी C4 प्लांट्स में भी जो खाना बन के आ रहा है वो तो आपके C3 पाथवे से ही आ रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, है ना, मेन डिफरेंस अभी हम यहाँ पर जो है हम जानते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो आपने याद रखना है C4 प्लांट्स में, ठीक है, C4 प्लांट्स में अलग क्या है, C4 प्लांट्स में अलग है उनकी लीफ एनाटॉमी। इनमें खास क्या है, खास है इनकी लीफ एनाटॉमी जो है, ये डिफरेंस है। एक चीज़ और आप याद रखेंगे, C4 प्लांट्स के में पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये है, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इज दिस। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल ये हो गए। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, C4 प्लांट्स में एक प्रोसेस है जो नहीं होता। C4 प्लांट्स लैक्स अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोरेस्पिरेशन। यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप। कौन सा प्रोसेस नहीं होता, फोटोरेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस है फोटोरेस्पिरेशन, ये हमारे C3 प्लांट्स में होता है। इस प्रोसेस की जो डिस्कशन है मैं अभी लूँगी आफ्टर डिस्कसिंग C4 साइकिल, हम इसको डिस्कस करेंगे। बट आपने अभी ये याद रखना है C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स में एक बड़ा डिफरेंस ये प्रोसेस का है। C4 प्लांट्स में ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता। अभी के लिए आप यही याद रखिए कि जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, इट्स अ कचरा प्रोसेस, ठीक है। कचरा क्यों बोल रही हूँ मैं, वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर सिर्फ वेस्टफुल प्रोडक्ट्स ही बनते हैं। तो ऐसा वेस्ट वाला करवाने वाला, वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला ये जो प्रोसेस है C4 प्लांट्स में नहीं होता है, आप ये याद रखेंगे। एंड ये प्रोसेस किस में होता है, जो प्योरली C3 प्लांट्स होते हैं ना, उनमें होता है, ये याद रखना है आपने। दिस इज़ वन मेजर डिफरेंस। इस प्रोसेस को मैं एंड में लेती हूँ आपके साथ में। तो अभी हम देखते हैं C4 प्लांट्स में C3 प्लांट से अलग क्या है। तो अलग होती है इनकी लीफ एनाटॉमी। यू नो, मैंने फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने यहीं से तो किया था, लीफ की एनाटॉमी से किया था। तो लीफ में का सेक्शन अगर हम देखें, ठीक है, ये मैं दोबारा बना रही हूँ, इसमें होता है अपर एपिडर्मिस, देन होता है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस, करेक्ट। लोअर एपिडर्मिस में ये पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। देन वी हैड दीज पैलिसेड पैरेन्काइमा ओवर हियर, पैलिसेड पैरेन्काइमा, एंड इस तरीके से लोअर एपिडर्मिस से जुड़े हुए हमारे पास क्या थे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा वर प्रेजेंट। दोनों के ही अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट है, राइट, हमने ये पढ़ा था। एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर भी ये क्लोरोप्लास्ट ही तो हैं। ठीक, तो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दोनों के ही अंदर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। एंड ध्यान से देखो यहाँ के इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, राइट, वो देखो ज़रा यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर कैसा था। मैं छोटा सा बनाऊंगी यहाँ पर। वी हैड दिस outer membrane and the inner membrane, remember, then we had these bundles of thylakoids, right, we had bundles of thylakoids and ये bundles आपस में जुड़े हुए हैं with the help of stromal lamellae, and here we have had this stroma over here, है ना। तो यहाँ पर थाइलाकॉइड बंडल बना रहे थे, उस बंडल को आप क्या बोल रहे थे, ग्रैनम, एंड सारे बंडल्स को एक साथ में क्या बोलूँगी, ग्राना। तो यहाँ पर जो थाइलाकॉइड्स हैं वो बंडल बना रहे थे और जिसे हम ग्राना बोलते हैं, ग्रैनल थाइलाकॉइड्स भी बोल सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन मैंने क्यों की, देयर इज़ अ रीज़न, अभी मैं बताऊँगी यहाँ पर।
तो ध्यान से देखिए, मैं C4 प्लांट्स का एक C4 प्लांट के लीफ का मैं सेक्शन बना रही हूँ यहाँ पे। अब अलग चीज़ देखो, ये तो प्रीवियस वाला ही है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अलग क्या है उसको हम समझते हैं यहाँ पर। अलग है यहाँ पर कि पत्ते के अंदर देखिए होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम भी, जाइलम एंड फ्लोएम, मैंने ऐसे लिख दिया। जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम से पानी का कंडक्शन होता है, फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है, हमें पता है ये चीज़। तो आपको याद रखना है, ध्यान से देखो, अगर ये लीफ है ना तो लीफ के अंदर ये मिडरिब होता है, ये वेन्स होती हैं, है ना, वेन्स, और इस तरीके से वेन्स और ये वेनलेट्स होती हैं पतली पतली सी, ठीक है। मिडरिब है, वेन्स आगे और पतली पतली वेनलेट्स में डिवाइड होते हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इन्हीं वेन्स और वेनलेट्स के अंदर ये वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इन वेन्स में? दीज आर वेन्स, ठीक है, एंड वेनलेट्स, इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वैस्कुलर बंडल्स। हर पत्ते के अंदर वैस्कुलर बंडल्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, बट हमारे जो C4 प्लांट्स हैं ना, इनके वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड देयर इज अ स्पेशल लेयर ऑफ सेल्स। तो इनके वैस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है? इनके इर्द गिर्द प्रेजेंट है एक लेयर, ठीक है, मैं बनाती हूँ, बड़े बड़े सेल्स की एक लेयर है। ठीक है जी, इस तरीके से थोड़ा थिक कर लेते हैं ये। कैन यू सी, ये बड़े बड़े सेल्स की एक लेयर है, थिकन्ड सेल्स हैं, एंड इनके बीच में आप देख सकते हो कोई खाली स्पेस नहीं बना रही हूँ मैं। कैन यू सी दीज सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये जो सेल्स हैं जो मैंने बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सेल्स जो एक पूरी लेयर बना रहे हैं, इस पूरी लेयर को बोलते हैं बंडल शीट लेयर। क्या बोलते हैं इसे? बंडल शीट सेल्स हैं ये। सेल्स का नाम क्या है? बंडल शीट सेल्स। पूरी लेयर जो है बंडल शीट लेयर भी हम बोल सकते हैं। किसके इर्द गिर्द है ये जो बीच में जाइलम फ्लोएम यानी हमारे ये जो वैस्कुलर बंडल्स है ना बीच में, उनके अराउंड प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, मैंने एक ही वैस्कुलर बंडल बनाया और एक ही बंडल शीट बनाई है। जितने वैस्कुलर बंडल्स होंगे लीफ के अंदर, सबके अराउंड ये लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी। तो अगर आप एक C4 प्लांट का जो लीफ है माइक्रोस्कोप में प्लेस करें और एक C3 प्लांट का जो लीफ है वो माइक्रोस्कोप में प्लेस करें, आप कैसे पहचानोगे? आप देखेंगे आपको C4 प्लांट्स के अंदर ये लेयर अलग सी नजर आएगी, विच इज़ द बंडल शीट लेयर। इसी लेयर से हम पहचान करते हैं C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब इन सेल्स के बारे में देखते हैं। जो बंडल शीट के ये जो सेल्स हैं ना हमारे, ये कैसे होते हैं? दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का क्या मतलब है? बीच में खाली जगह यहाँ पर नहीं है, यानी कि नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इनके सेल्स के बीच में, कैन यू सी, ये एक सेल ये दूसरा सेल, बीच में जगह नहीं है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अगर बीच में खाली स्पेस नहीं है तो इससे फ़ायदा क्या है? द थिंग इज, बाहर से गैस अंदर या अंदर से कोई चीज़ बाहर, यानी गैसेस की हम बात करेंगे, गैसेस डिफ्यूज़ नहीं हो पाती हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, तो इट इज़ इम्परवियस टू गैसेस, ठीक है। यानी कि इम्परवियस मतलब जो परमिट नहीं करता, ठीक है, इम्परवियस, परमिट नहीं करता किसको आने जाने के लिए? गैसेस, इम्परवियस टू गैसेस, ठीक है। और याद रखना है, देखो मैंने भी इनको थिक बनाया है, दीज आर थिक वॉल्ड, ठीक है, ये भी आप याद करोगे कैसे हैं ये? थिक वॉल्ड है। तो एनसीईआरटी ने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं बंडल शीट सेल्स के, तो आपने ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस ओवर हियर, अब इनके अंदर क्या है? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, बंडल शीट के जो सेल्स होते हैं, दे हैव
वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज क्लोरोप्लास्ट्स, इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट्स हैं। कैन यू सी, मैंने ये पॉइंट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट हैं, पर कैसे क्लोरोप्लास्ट हैं इनके पास? बड़े बड़े साइज के। डोंट थिंक कि हर एक में दो ही हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेस मैं इतने ही बना रही हूँ। तो इनके पास बड़े बड़े साइज के क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये बंडल शीट की लेयर है और बंडल शीट के ये सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर ये बड़े बड़े क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास। रिमेंबर दिस थिंग। अब ध्यान से देखिए, इर्द गिर्द इस बंडल शीट सेल्स के फायदा क्या है? इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, इनके क्लोरोप्लास्ट में भी थाइलाकॉइड्स हैं, उनके थाइलाकॉइड्स में भी पिगमेंट्स हैं, वो भी लाइट को ट्रैप करेंगे। यानी कैन यू से यहाँ पर इन मीजोफिल सेल्स के अलावा एक्स्ट्रा सेल्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा? और ज़्यादा लाइट ट्रैप होगी, और हमें पता है जितनी ज़्यादा लाइट ट्रैप होती है खाना उतना ज़्यादा ही तो बनेगा, करेक्ट? तो यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझेंगे यहाँ पर कि इधर जो फोटोसिंथेसिस अब चल रही है, मैं एक और पैलिसेड से जैसे बना देती हूँ। हाँ जी, तो मैंने एक ही बंडल शीट का सेल बनाया है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इर्द गिर्द आई हैव मेड द मीजोफिल सेल्स, द स्पॉन्जी एंड द पैलिसेड सेल, जिन्हें इकट्ठा हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल एक C3 प्लांट के पास सिर्फ यही वाले सेल्स होते हैं जिनके क्लोरोप्लास्ट लाइट को ट्रैप करके आगे खाना बना रहे हैं, करेक्ट है? बट C4 प्लांट्स में ये सेल्स के एडिशन में ये वाले सेल्स भी तो हैं, बंडल शीट के सेल्स हैं इसके पास में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये वाले सेल्स भी प्रेजेंट है। तो इससे क्या हो जाता है? लाइट और ज़्यादा ट्रैप होगी, फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अब ज़्यादा हो गए। किसकी वजह से? इस एडिशनल लेयर की वजह से, जिसको हम बंडल शीट बोलते हैं। अब इन लेयर ऑफ सेल्स को अगर आप देखो ना, तो ये कैसा नज़र आता है? ये बिल्कुल वैसे नज़र आते हैं जैसे हम आर्मी मैन को फ्लावर्स जो ट्रिब्यूट में ऑफर करते हैं, ठीक है? तो उसके जैसा लगता है, उसको रेथ बोला जाता है। रेथ इज समथिंग विच इज इन ऐसे सर्कुलर उसमें होता है, और उस पर फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो एज अ ट्रिब्यूट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, उसको रेथ बोलते हैं। सो क्योंकि ये जो बंडल शीट के सेल्स हैं, ठीक है, ये किसको रिजेंबल करते हैं? ये रिजेंबल करते हैं रेथ को। रेथ मतलब आर्मी मैन को जो फ्लावर्स ट्रिब्यूट में दिए जा रहे हैं, ठीक है, उस पर डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इट रिजेंबल्स दैट रेथ, और उस रेथ के लिए ही एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, क्रैंस। तो क्योंकि यहाँ के जो ये बंडल शीट की लेयर है ये रेथ को रिजेंबल करती है, ठीक है, और रेथ के लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्रैंस। इसीलिए हम C4 प्लांट्स की इस खास एनाटॉमी को हम कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। क्या कहते हैं हम इसे? क्रैंस एनाटॉमी हम इसको बोलते हैं। और ये क्रैंस वर्ड जो है ना, ये कहाँ से आया है? दिस वर्ड क्रैंस, ये आया है यहाँ रेथ से। इज दिस थिंग क्लियर? सो कमिंग बैक टू दिस ओवर हियर, अब यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है फोटोसिंथेसिस का, वो ध्यान से देखो, इधर भी चलेगा इन सेल्स के अंदर, यानी यहाँ के क्लोरोप्लास्ट भी लाइट ट्रैप कर रहे हैं, ये वाले भी बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट भी ट्रैप कर रहे हैं। एक चीज़ हम देख लें यहाँ पर, जो बाहर मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट हैं वो ऐसे हैं, उनमें थाइलाकॉइड्स बंडल बना रहे हैं। यहाँ का बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ध्यान से देखिए, बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही है, बट यहाँ पर जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ना, यहाँ जो थाइलाकॉइड्स हैं वो ऐसे सिंगल प्रेजेंट होते हैं। कैन यू सी दिस इज द मेजर डिफरेंस? इधर जो ये थाइलाकॉइड्स हैं, सिंगल वाले को थाइलाकॉइड बोलते हैं, यहाँ थाइलाकॉइड बंडल बना रहा है, उस बंडल को ग्राना बोलते हैं,
बट बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स तो हैं पर वो बंडल नहीं बनाता। तो ये बंडल का डिफरेंस आ जाता है, जहाँ बंडल है वो कहलाएगा ग्रैनुल थाइलाकॉइड। जिधर थाइलाकॉइड्स बंडल नहीं बना रहे हैं तो यहाँ हम बोलेंगे थाइलाकॉइड्स कैसे हैं, ए ग्रैनल। ग्रैनल वर्ड इज ग्राना से आया, बंडल से आया। ए ग्रैनल इज एब्सेंट, ग्राना नहीं बन रहा है यहाँ पर बंडल बन रहा है। इज दिस थिंग क्लियर? तो समझिए इसको, ये ग्राना बन रहा है, यहाँ पर ग्राना नहीं बन रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। बट पिगमेंट्स अच्छी खासी इनके पास, दे एफिशिएंटली ट्रैप द लाइट एज वेल। तो मैंने ये वाली जो हमारे पास द स्क्रीन ओवर है, मैंने सारा डिफरेंस लिया, लीफ एनाटॉमी आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन की। ये फ़र्क है बंडल शीट लेयर, इट रिजेंबल्स अ रेथ, इसीलिए इसका एनाटॉमी को बोलते हैं ग्रांस एनाटॉमी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखो जो प्रोसेस चल रहा है वो दोनों में चल रहा है। C4 साइकिल अब कहाँ हो रही है, मेरा टॉपिक ही तो ये है, C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में कौन सा साइकिल, C4 साइकिल, राइट। और मैंने आपको प्रीवियस वाली स्लाइड पे अभी बताया है कि है तो C4 साइकिल, पर खाना मेन बायोसिंथेटिक पाथवे खाना किससे बनाएगा, C3 पाथवे से ही बनाएगा। हाउ, लेट अस सी हियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो C4 साइकिल होती है वो कहाँ ऑपरेट हो रही है, वो इन मीजोफिल के सेल्स में भी ऑपरेट होगी और साथ में बंडल शीट के सेल्स में भी होगी। चाहे मैं यहाँ से ले लूँ, ये रहा मीजोफिल का सेल और साथ में बंडल शीट का सेल। आप बोलोगे यहाँ तो है नहीं है बंडल शीट का सेल, तो ध्यान से देख समझिए, मैंने सिर्फ एक ही वैस्कुलर बंडल बनाया है। मैं अगर यहाँ वैस्कुलर बंडल बना दूँ, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, तो मैं यहाँ पर भी एक लेयर बना लूँगी। तो इनके लीव्स के अंदर द मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स इर्द गिर्द हैं, आमने सामने प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हीं में यहाँ पर C4 साइकिल चल रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़, तो यहाँ जो C4 साइकिल चल रही है वो इसमें चल रही है, मैं इसे डीमार्केट कर देती हूँ। एक ऊपर मीजोफिल का सेल, नीचे बंडल शीट का सेल। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखो तो आपकी एनसीईआरटी में भी ऊपर मीजोफिल का सेल बनाया है इस C4 साइकिल में। ठीक है, आप अगर डायग्राम देखो ना तो इस तरीके से ही बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ मीजोफिल सेल बनाया है और नीचे बनाया है बंडल शीट सेल। मैं येलो से ही बना देती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ येलो से ही बनाया है। ठीक है, तो इन दोनों में ऑपरेट हो रही है। तो लेट अस सी हाउ इट इज प्रोसीडिंग। ठीक है, तो देखिए एयर से यानी एटमॉस्फेयर से आई CO2, वो CO2 इधर एंटर हो रही है। यस, वो CO2, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म है। एनसीईआरटी अगर आप देखो ना वो इस तरीके से लिखा है, CO2 कम्स इनसाइड, कन्वर्ट्स इनटू दिस बाइकार्बोनेट आयन में बेसिकली कन्वर्ट हो रही है। इसको एक्सेप्ट किसने किया, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट ने, जो कि क्या है हमारा पहला, यू नो, दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। Wait, let me just shift this. चलिए, so the CO2 enters, converts into this, it is accepted by phosphoenol pyruvate। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुई ये कन्वर्ट हो गया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में। उस स्टेबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा कॉपी में। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इनटू अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स। देखिए स्टेबल प्रोडक्ट ये बनता है,
पर ये अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन से हैं अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स? दोज आर मेलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का है, और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ये क्या है? 4 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो इनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो 4 कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं? दीज आर, इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट हुआ, किसके अंदर ट्रांसफर हो गए? ये बंडल शीट सेल्स में। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ एक पॉइंट बोला कि बंडल शीट के सेल्स तो थिक वॉल्ड हैं, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, इम्पर्वियस टू गैसेस, ठीक है। अगर ये इसको छोड़ दीजिए, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं है, तो सब्सटेंसेस कैसे जा रहे हैं, राइट? तो ध्यान से समझना है, इन सेल्स के बीच में क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस होते हैं। दे हैव प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। उनमें क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं, उन कनेक्शंस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 कार्बन के कंपाउंड अब यहाँ आ गए हैं, चाहे मैं मेलिक एसिड बोल लूँ या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोल लूँ, एस्पार्टिक एसिड बोल लूँ, ठीक है, मैंने यही लिखा है, ओके। ये सारे 4 कार्बन के कंपाउंड्स यहाँ आ गए। अगली चीज़ देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पे। अब ये जो 4 कार्बन कंपाउंड्स है, इनमें होगी डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है एक CO2 निकलेगा यहाँ से माइनस। अगर 4 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया है ना, तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एक CO2 तो निकल गया, तो इधर निकल गया, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, माइनस हो गई एक CO2। अगर 4 में से एक CO2 तो इधर निकल गई, पीछे बचा क्या? बन गया वो एक C3 एसिड, है ना, कोई C3 कंपाउंड बन जाएगा वो, ठीक है। 4 कार्बन में से एक CO2 निकल गया और यहाँ ये बन गया C3 एसिड। इस CO2 का क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये जो CO2 रिलीज हुई है यहाँ पर हमारी, it will enter केल्विन साइकिल। किसमें पार्टिसिपेट करने चली गई ये CO2? केल्विन साइकिल में। रिमेंबर C3 साइकिल, मैंने यही बोला था कि प्लांट C4 में भी, C4 प्लांट्स में भी खाना इसी पाथवे से बनना है, C3 पाथवे से ही बनेगा। तो यहाँ C3 पाथवे देखो कहाँ हो रहा है? इन सेल्स के अंदर हो रहा है, बंडल शीथ के सेल्स के अंदर जो है ये प्रोसेस चल रहा है। इज दिस थिंग क्लियर? तो ज़रा समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर केल्विन साइकिल ऑपरेट हो रही है। तो केल्विन साइकिल यू रिमेंबर, जिसकी 6 टर्न्स में, ठीक है, हमने कल लिखा था इनका जो पूरा एक्सपेंसेस है, हमने लिखा था एक टर्न का खर्च कितना हो रहा था? एक टर्न में 3 ATP और 2 चेक यानी 2 NADPH2 यूज हो रहे थे, और 6 टर्न्स में 18 ATPs, यस, और 12 NADPH2s यूज हो रहे थे, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये जो हमारा C3 एसिड है, इसका क्या हो गया यहाँ पर? इसको दोबारा से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट चल रहा है, इधर C4 एसिड्स आए अंदर, अब ये C3 एसिड्स को वापस ट्रांसपोर्ट करके किधर भेज दिया गया है? ऊपर, आई मीन टू से मीजोफिल सेल्स में भेज दिया गया। अब इस C3 एसिड की भी करी जाएगी रीजेनरेशन। C3 साइकिल में याद है ना, हम लास्ट स्टेप में क्या कर रहे थे? हम रीजेनरेशन कर रहे थे। इधर भी लास्ट स्टेप इज रीजेनरेशन, तो इधर भी C3 एसिड को रीजेनरेट किया जाएगा इनटू दिस, ठीक है। अब अगली एक चीज याद रखनी है, यू रिमेंबर C3 साइकिल में रीजेनरेशन करने के लिए कितने ATP खर्च हो रहे थे? 1 ATP खर्च हो रहा था, बट C4 प्लांट्स में रीजेनरेशन के लिए यू नीड टू रिमेंबर 2 ATPs कंज्यूम होंगे। यहाँ पर
2 ATPs कंज्यूम होते हैं तब जाकर वो रीजनरेट होगा। और यहाँ पर भी ऐसा है, केल्विन साइकिल के कितने टर्न्स होंगे? 6 टर्न्स होंगे, तभी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो याद रखना है ये साइकिल इस तरीके से 6 बार घूमेगी। तो यहाँ पर एडिशनल खर्चा क्या है? ये वाला खर्चा तो है ही, एक्सपेंस तो है ही, इसके साथ साथ C4 प्लांट्स की रीजेनरेशन है जिसमें 2 ATP खर्च हो रहा है। तो अगर मैं एक टर्न 1 CO2 की बात करूँ, ये CO2 आया इस तरीके से। एक चीज़ समझिए यहाँ पर, इधर जो एटमॉस्फेयर से CO2 आया वो मेसोफिल सेल में गया, उसको इस तरीके से प्रोसेस किया कि 4 कार्बन कंपाउंड्स बने, और 4 कार्बन कंपाउंड्स को बंडल शीट में भेजा गया और उनकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाई गई है, ठीक है। और वहां से CO2 निकाल के केल्विन साइकिल आगे प्रोसीड करवाई जा रही है। मतलब इधर जो केल्विन साइकिल चल रही है वो एटमॉस्फेयर से आए हुए CO2 से नहीं चल रही है, ये CO2 इस प्रोसेस में हुआ और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन करवा के हमने CO2 इसे प्रोवाइड किया है, तब जाकर केल्विन साइकिल चल रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये CO2 इस तरीके से आया, ये 1 टर्न हुई है। तो अगर मैं 1 टर्न की बात करूं, केल्विन साइकिल की 1 टर्न का खर्च कितना है? ये है। इसी 1 टर्न में यहाँ पर देखो ऊपर 2 ATP और खर्च हो रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख लूँ प्लस ये वाले 2 ATPs भी तो हैं। तो अब खर्चा पानी कितना हो गया 1 टर्न का? यानी मैं यहाँ लिखती हूँ C4 साइकिल में 1 टर्न में अब ATPs कितने हो जाएंगे? केल्विन साइकिल की 1 टर्न का खर्चा यानी 3 ATP और 2 ATP ये वाले, तो टोटल 5 ATPs ये वाले, प्लस चेक का खर्च सेम ही रहता है और कई जगह पर भी चेक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसकी 6 टर्न्स का बताइए एक्सपेंस क्या रहेगा? ठीक है, 6 टर्न्स में देखो 5 × 6 30 ATPs और यहाँ 12 NADPH2, ठीक है। इसको याद रखना, दिस इज द एक्सपेंस। एक पॉइंट और याद रखिए, बहुत सिंपल वे में बताती हूँ। C3 प्लांट्स में बड़े सिंपल तरीके से याद करवा देती हूँ। C3 प्लांट्स में अगर 1 टर्न हो रही है तो इसका खर्चा है 3 to 1, ऐसे याद कर लो, और इसका खर्चा है 5 to 1, 3 to 1, 5 to 1। मतलब विद द यूजेज ऑफ 1 CO2 2 चेक यूज हो रहे हैं और 3 ATP, जबकि C4 साइकिल के अंदर 1 CO2 से 2 चेक यूज हो रहे हैं। मैंने बताया ना, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, चेक का खर्च सेम होता है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस ATP का खर्चा ज़्यादा है, वो भी क्यों? क्योंकि C4 साइकिल की रीजनरेशन पर 2 ATPs एक्स्ट्रा, 2 ATPs यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, बस इसीलिए वहाँ पर द फॉर्मूला इज 5 to 1। 321, 521 ऐसे याद कीजिए, ठीक है। C3 C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स याद कीजिए, इस तरीके से समझिए इस चीज़ को, तो अंडरस्टैंड करो ऐसे, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बोला था, C4 प्लांट्स के अंदर, हाँ जी, यहाँ पर ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन, करेक्ट है। तो ज़रा इधर समझिए, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ नहीं हो रही है, हाँ ये रही। तो देखिए, जो हमारे C3 प्लांट्स थे वो एटमॉस्फेयर से आई हुई CO2 को डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे, लेकिन C4 प्लांट्स में हवा से आई हुई जो CO2 वो डायरेक्टली केल्विन साइकिल को नहीं मिल रही है, वो इस प्रोसेस में गई और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन से इसको CO2 जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। ये फ़र्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। तो यहाँ पर केल्विन साइकिल जब चल रही है तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो होता है रुबिस्को की प्रेजेंस में CO2 से ही बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, केल्विन साइकिल CO2 से ही आगे प्रोसीड होती रहेगी। देयर इज़ नो चांस के ऑक्सीजन यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है वो आ जाए। आप बोलेंगे मैम ने ऑक्सीजन का नाम क्यों लिया यहाँ पर, तो समझते हैं ऐसा। मैं फोटो रेस्पिरेशन बताती हूँ आपको।
पहली चीज, इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें 2 कार्बन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का होता है फॉस्फोग्लिसरेट। देखते हैं, समझिए यहाँ पर कि प्रोसेस हो कैसे रहा है। सो अंडरस्टैंड, जो हमारी ये रिएक्शन थी, ये 5 कार्बन का राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट CO2 से बाइंड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, तो बनाता है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यही था ना, हमने पढ़ा था। बट हमने बोला था ये जो हमारा एंजाइम है रूबिस्को, मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको, ये एज अ कार्बोक्सिलेज भी एक्ट करता है, यानी ये CO2 से बाइंड होता है। CO2 से ही बाइंड हो रहा है तो ही ये प्रोडक्ट बन रहा है और आगे फूड यानी कि खाना जो है वो बन रहा है। बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम ऐसा है जो कि रूबिस्को राइबुलोज बाइफॉस्फेट को CO2 से भी बाइंड करवा सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड करा सकता है। तो देखिए, अगर ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाए, इसी प्रोसेस को तो ये कचरा प्रोसेस हम कह रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन यही तो है। तो अब ये ऑक्सीजन से अगर बाइंड हो रही है तो अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थोड़े बनेगा, अब यहाँ पर क्या बनेंगे, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स। कौन से वाले, ये जो मैंने अभी यहाँ लिखे हैं, दीज वेस्टफुल प्रोडक्ट्स, ये वाले प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये फूड नहीं बनाएंगे अब, ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आगे अब फूड नहीं बनाने वाले हैं। इंस्टेड एक तो वेस्टफुल प्रोसेस बनाया ये वाले, साथ में CO2 भी रिलीज करा दी, CO2 रिलीज करवा दी एटमॉस्फेयर में, प्लस ATPs भी खर्च हो गए, ATPs कंज्यूम्ड। तो देखिए कैसा प्रोसेस हुआ है, हमारा राइबुलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन से बाइंड कर गया, आगे प्रोसेस में प्रोडक्ट्स बने, कचरा प्रोडक्ट्स, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स बने, साथ में CO2 गैस रिलीज हुई, ऑक्सीजन गई, CO2 रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में बाहर। नंबर 3, हमारे पैसे यानी ATPs भी खर्च हो गए। दैट इज वाई हम इसको एक वेस्टफुल प्रोसेस जो है बोलते हैं। तो आपको भी ये समझ में आया कि फोटो रेस्पिरेशन तो भाई एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब हम यही तो कह रहे हैं कि हमारे ये जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। कहाँ होगा राइबुलोज बाइफॉस्फेट रूबिस्को, किधर है प्रेजेंट, यहाँ पर रूबिस्को इज हियर, केल्विन साइकिल जिधर चल रही है वहीं है रूबिस्को, राइट। तो इधर रूबिस्को जो है, हमारा रूबिस्को यहाँ पर CO2 से ही बाइंड करेगा, वो CO2 ये रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन होगी और CO2 ही मिलेगी इसको। ये हैवी सेल कौन सा, ये बंडल शीट का सेल है। बंडल शीट के तो मैंने आपको फीचर्स वैसे भी याद कराए हैं कि बंडल शीट के जो सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड हैं, गैसेस अंदर बाहर नहीं जा सकती हैं। कैसे हैं ये, थिक वॉल्ड है। तो थिक वॉल्ड है ना अगर, तो आप सोचे कि बाहर से ऑक्सीजन चली जाएगी, है ना, बाहर से ऑक्सीजन चली जाएगी, नहीं जा सकती कि जाके रूबिस्को से बाइंड हो जाए, नहीं होगा। इधर CO2 ही आएगी इस रास्ते से, ऐसे ऑक्सीजन का कोई चांस ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन अंदर आएगी ही नहीं तो इसकी प्रेजेंस में ये एज एन ऑक्सीजनेज काम ही नहीं कर सकता रूबिस्को, ठीक है। और आगे हमारी केल्विन साइकिल नॉर्मली प्रोसीड करके फूड ही बनाएगी, जबकि C4 प्लांट्स की अगर हम बात करें वहाँ पर
एटमॉस्फेयर से आ रही है CO2, तो यस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन भी एंटर हो सकती है, वहाँ फोटो रेस्पिरेशन होती है। तो याद रखना है आपने। मेजर डिफरेंस एक और आता है C3 C4 साइकिल में कि केल्विन साइकिल की साइट, जो C3 प्लांट्स हैं उनमें केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल्स में होती है। क्यों? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स। C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल कहाँ चल रही है? बंडल शीथ सेल्स में चल रही है। ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। ओके, सो विद दिस मैंने आपके साथ में कवर अप किया C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन भी मैंने कंसाइज फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। आप NCERT से पूरा रीड कीजिए, अच्छे से समझिए और MCQs को जो है वो सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम अनदर टॉपिक्स को लेकर आएंगे। थैंक यू।